नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य ब्रह्मांड के उन सख्त लेकिन बेहद आकर्षक वैज्ञानिक नियमों से पर्दा उठाना है जो ये तय करते हैं कि दुनिया में कोई भी काम वास्तव में कैसे होता है। देखिए, अक्सर कार्य या काम शब्द का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसका मतलब बिल्कुल अलग और बहुत ही सटीक होता है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं और भौतिकी के नजरिए से दुनिया को देखने का एक नया तरीका सीखते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। मान लीजिए कोई 5 घंटे तक कुर्सी पर बैठकर लगातार किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दिमाग पूरी तरह से थक चुका है। आम भाषा में तो हम यही कहेंगे कि बहुत कठोर परिश्रम हुआ है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से विज्ञान कहेगा कि हाँ, बिल्कुल शून्य कार्य हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर एक बच्चा जमीन पर एक छोटी सी खिलौना कार को उंगली से थोड़ा सा धकेलता है तो विज्ञान कहता है कि हाँ, यहाँ कार्य हुआ है ना? एकदम हैरान करने वाली बात। आइए समझते हैं कि विज्ञान ऐसा क्यों मानता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज की इस चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना से, फिर ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को समझेंगे। इसके बाद गतिज और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम और अंत में शक्ति यानी कार्य करने की दर पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। आखिर वैज्ञानिक रूप से काम होता कैसे है? विज्ञान में कार्य तभी माना जाएगा जब 2 बेहद जरूरी शर्तें पूरी हों। पहली, किसी वस्तु पर बल यानी फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, वो वस्तु अपनी जगह से खिसकनी चाहिए यानी उसका विस्थापन होना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत विशाल चट्टान को धकेलने में पूरी ताकत लगाई जा रही है। पसीना छूट रहा है, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं होती। अब क्योंकि विस्थापन बिल्कुल शून्य है, इसलिए विज्ञान के अनुसार किया गया कार्य भी जी हाँ, शून्य ही है। ठीक इसी तरह सिर पर भारी बोझा लेकर एक ही जगह पर बिना हिले डुले खड़े रहने पर भी वैज्ञानिक रूप से कोई कार्य नहीं होता। इसी बात को ये मूलभूत सूत्र बड़ी आसानी से समझाता है। W बराबर F गुणा S। W इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय S। यहाँ W कार्य है, F बल है और S विस्थापन है। जब 1 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में ठीक 1 मीटर खिसकाया जाता है तो जो कार्य होता है उसे 1 जूल कहते हैं। जूल ही कार्य को मापने की इकाई है। यह सूत्र साफ बताता है कि अगर बल शून्य है या विस्थापन शून्य है तो जो कुल कार्य होगा वो हमेशा शून्य ही होगा। अब एक सवाल उठता है, क्या कार्य हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है? बिल्कुल नहीं। जब किसी खिलौना कार को अपनी तरफ खींचा जाता है तो बल भी उसी दिशा में लगता है जिधर कार आ रही है। ये धनात्मक कार्य है। लेकिन जरा सोचिए, जब एक कार तेजी से चल रही हो और अचानक उस पर ब्रेक लगाया जाए, यहाँ घर्षण बल कार की गति के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रहा है। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है तो उसे ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता, या इसे हम गति का ईंधन भी कह सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो बिना ऊर्जा के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ऊर्जा ही वो ईंधन है जो असल में काम करवाता है। नियम बड़ा सीधा है, जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि ऊर्जा को सीधे तौर पर कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए इसका मात्रक भी बिल्कुल वही है जो कार्य का है, यानी जूल। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। यहाँ हम गति और स्थिति के बीच का शानदार खेल देखेंगे। यहाँ हमारे सामने 2 बहुत ही अलग तरह की ऊर्जाओं की तुलना है। एक तरफ है गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ये गति के कारण होती है, जैसे ट्रैक पर तेजी से दौड़ता हुआ कोई एथलीट या बंदूक से निकली हुई गोली। ये बहुत ही तेज, एक्शन से भरपूर ऊर्जा है। दूसरी तरफ है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जो किसी वस्तु की रुकी हुई स्थिति या उसके आकार में बदलाव के कारण उसके अंदर जमा हो जाती है। जैसे एक खींची हुई धनुष की डोरी अभी बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन ध्यान दीजिए, उसमें तीर को दूर तक फेंकने की जबरदस्त क्षमता यानी ऊर्जा छिपी हुई है। इस गतिज ऊर्जा के सूत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। E के बराबर ½ mv², 1/2 mv²। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान यानी मास है और v उसका वेग या वेलोसिटी है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी वस्तु की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही तेजी से स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी। यही कारण है कि ऊंचाई से गिरता हुआ एक छोटा सा नारियल भी अगर बहुत तेज गति से आ रहा हो तो वो जबरदस्त चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी गति ने उसमें भारी ऊर्जा भर दी है। अब जरा गति को धीमा करते हैं और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र को देखते हैं। E P बराबर mgh। यहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण है और h ऊंचाई है। जब किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य होता है ना? और यही किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर एक बैटरी की तरह स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। वस्तु को जितनी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाएगा, उसमें नीचे गिरने की और कार्य करने की उतनी ही ज्यादा ऊर्जा जमा हो जाएगी। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से खंड 4 पर आ गए हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ब्रह्मांड के रूपांतरण का असली जादू है। ये नियम विज्ञान के सबसे सख्त नियमों में से एक है। ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा अचर यानी फिक्स रहती है। हम नई ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते और हम मौजूदा ऊर्जा को मिटा भी नहीं सकते। ऊर्जा केवल और केवल अपना रूप बदल सकती है। किसी भी सिस्टम की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल जोड़ हमेशा एक समान ही रहता है। आइए इस जादुई नियम को एक स्लो मोशन रीप्ले की तरह देखते हैं। मान लीजिए एक गेंद किसी इमारत की छत पर रुकी हुई है। ये पहला चरण है। उसकी ऊंचाई अधिकतम है, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा पूरी 100% है और गतिज ऊर्जा 0। अब जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करती है, दूसरे चरण में उसकी ऊंचाई कम होने लगती है और गति बढ़ने लगती है। यानी स्थितिज ऊर्जा बड़ी ही खूबसूरती से गतिज ऊर्जा में बदल रही है। और ठीक जमीन से टकराने से एक पल पहले तीसरे चरण में ऊंचाई बिल्कुल 0 हो जाती है और गति अपनी चरम सीमा पर होती है। यहाँ सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा बिना एक भी जूल गंवाए पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है, एक रूप से दूसरे रूप में। यही है रूपांतरण का असल जादू। और अब हम अपने आखिरी खंड 5 पर आते हैं, शक्ति, कार्य करने की दर। यहाँ हम इस पूरी कहानी में समय का तत्व जोड़ेंगे। काम तो हो गया, लेकिन वो कितनी जल्दी हुआ। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऊंचाई तक सीढ़ियां चढ़ते हैं। दोनों ने गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ बिल्कुल बराबर कार्य किया है, लेकिन एक व्यक्ति 10 सेकंड लेता है और दूसरा 20 सेकंड। जिसने कम समय लिया उसकी शक्ति या पावर ज्यादा है। शक्ति हमें बस यही बताती है कि कोई काम किस दर से किया गया। इसे वॉट में मापा जाता है। 1 वॉट का सीधा सा अर्थ है कि हर 1 सेकंड में ठीक 1 जूल कार्य किया जा रहा है। चलिए अब इस किताबी भौतिकी को सीधे हमारे घरों से जोड़ते हैं। घरों में जो बिजली का मीटर लगा होता है वो इसी ऊर्जा को मापता है, लेकिन क्योंकि जूल एक बहुत ही छोटी इकाई है, इसलिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा को मापने के लिए किलोवाट घंटा का इस्तेमाल होता है। हमारे बिजली के बिल में जिसे आमतौर पर 1 यूनिट कहा जाता है, वो असल में 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा ही होती है। और अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में चौंका देने वाला है। 1 किलोवाट घंटा सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन भौतिकी के भाषा में 1 किलोवाट घंटा पूरे 36 लाख जूल, जी हाँ, 3.6 मिलियन जूल के बराबर होता है। यानी जब किसी घर का बिजली का बिल सिर्फ 1 यूनिट बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि घर के उपकरणों ने 36 लाख जूल ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया है। इसे जानने के बाद बिजली के बिल को देखने का नजरिया ही बदल जाता है ना? तो देखा आपने, बल, विस्थापन, गति, स्थिति और समय, ये सब आपस में मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही रोचक सवाल पर विचार करते हैं। अगर ये ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं होता और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल ही नहीं पाती, तो क्या होता? कोई बिजली नहीं होती, इंजन काम नहीं करते, गाड़ियां नहीं चलती, यहाँ तक कि हमारा चल फिर पाना भी संभव नहीं होता। ये ऊर्जा का रूपांतरण ही तो जीवन है। उम्मीद है कि अगली बार जब कोई भारी दरवाजा धकेला जाएगा या बिजली का स्विच ऑन किया जाएगा, तो वहां काम कर रही ये शानदार भौतिकी जरूर याद आएगी। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने चारों ओर छिपे विज्ञान को एक्सप्लोर करते रहिए।